अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक आपने अल्लाह जी, हमें टाइम दिया। जज़ाक हम अल्लाह, चिनारों जज़ाक के अल्लाह। शहर एबटाबाद में अस्सलाम आपको वालेकुम। वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये चैंपियन ऑफ चैंपियन उस्ताद अब्दुल बासित, जिनके रिकॉर्ड का चर्चा पाकिस्तान में ही नहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा पहुंचा। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस्ताद अब्दुल बासित की, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है और कबूतरबाजी का एक ऐसा नाम जिन्हें तमाम लोग बखूबी जानते हैं। दोस्तों भाइयों, आज की वीडियो में हम लो फ्लायर और हाई फ्लायर का फ़र्क जानेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो के आखिर में एक अच्छा सा कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपकी मुलाकात चैंपियन ऑफ चैंपियन वर्ल्ड फेमस, जो कि कबूतरबाजी का एक बहुत बड़ा नाम है। इनका चेहरा ही ऐसा है, तमाम लोग बखूबी जानते हैं आप इन्हें। जी, हम बात कर रहे हैं उस्ताद अब्दुल बासित साहब की। तो इस वक्त वो मौजूद हैं चिनारों के शहर एबटाबाद में। हम लोग उन्हें वेलकम करते हैं और उस्ताद जी की तरफ चलेंगे और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं वालेकुम आप? ठीक है, अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह करम जी, शुक्र अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा करम और एहसान है। उस्ताद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे शहर में तशरीफ़ लाए। तो उस्ताद जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि कबूतरबाजी के हवाले से कुछ, आपके पास टाइम भी शार्ट है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। तो काफ़ी अरसे से आपसे हम वक्त ले रहे थे, आपकी मसरूफियात ही कुछ ऐसी हैं, आपके मुकाबले भी थे, तो टाइम नहीं दे सके। तो बड़ी खुशी की बात है, अभी आप हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर कराची से इधर एबटाबाद आए शो को प्रमोट करने के लिए। तो एक दफ़ा फिर हम पिजन प्राइड टीम की तरफ से आपको वेलकम करते हैं और फात भाई के भी शुक्रगुजार हैं कि फात भाई का एक मेन रोल की तरफ किस तरह आए। कितना टाइम हो गया आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सब तशरीफ़ लाए, यहाँ गैदर हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शौक के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो सबका मिल बांट कर बैठना, इस शौक को लेकर चलना। और कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शौक में उसी बुनियाद पर सबको दी है, उन लोगों को दी है जिन्होंने शौक और शौकीनों को जोड़ने की कोशिश की है। तो आप भाई यहाँ आए, तशरीफ़ लाए, मेरे लिए ये बायस फ़ख्र है, बायस खुशी है बात। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस कबूतर परवरी में हमेशा जो है कोई शख्स आता नहीं है, आ जाता है, एक्सीडेंटली आ जाता है, उसे खुद पता नहीं होता मैं कैसे आया, लेकिन आ जाता है। तो बचपन से एक शौक था, स्कूल जाते थे तो वापसी में कबूतर ये दड़बों वगैरह पे देखते आते थे, देखते जाते थे। कभी कोई एक आधा कबूतर लेके आगे को खर्ची जमा करके, तो बस उनसे शौक पैदा हो गया, आस्ते आस्ते यहाँ तक पहुंच गए। तो उस्ताद, शुरू से ये आप लो फ्लाइट का शौक कर रहे हैं या हाई फ्लाइट का शुरू में आपने शौक किया फर्स्ट टाइम? नहीं, शुरू में देखें लो फ्लायर कराची में नहीं था, जी वहाँ हाई फ्लायर का ही शौक था। तो 91 92 से तकरीबन 2001 तक जो है वो हमने हाई फ्लायर का ही शौक किया है। फिर उसके बाद ये जो मसाइल आज आए हुए हैं ना जी कि पट्टी वाले क्रॉस हैं और नहीं है क्रॉस, ये उस वक्त भी शोषा चला था इस टाइप का। जी तो फिर उस वक्त ये एक कानून नाफिज हुआ था कराची में कि आंख जो है वो सफेद होनी चाहिए, पलक सफेद होनी चाहिए, कबूतर का रंग जो है वो साफ सफेद नहीं हो, जिस तरह आजकल पंजाब में आप लोग जी जो यहाँ चल रहा है शायद। तो ये हमारे पास 2001 में ये कहानी चली थी। तो फिर उसमें ये हुआ था कि लोगों ने पट्टी वाले कबूतर जो है वो थोड़े साफ आंखों के, सफेद आंखों के, काले नोक पंजों के कबूतर जमा करके तो वो उड़ाए। तो 1 या 2 साल ये कानून रहा। फिर उसके बाद लोगों को समझ आ गई थी कि सफेद आंख के, काले नोक पंजों के भी कबूतर पट्टी वाले ही हैं, तो क्यों लोगों को तकलीफ दें। जी फिर सारे कबूतर ओपन हो गए भी, गुजरचे मकोए जो उड़ाने उड़ाओ, जिस टाइप के भी उड़ाने, बस अच्छे उड़ाओ। उसके बाद से जो है 2002 से सही मानों में कराची में जो पट्टी वाली कबूतरबाजी है वो हर टाइप की आंख, हर टाइप का कलर ये अलाउ हुआ। तो तकरीबन उस जमाने से ही हम करते आ रहे हैं। जिस तरह का कानून बना, हमने उस कानून के हिसाब से शौक किया वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया। 2002 या 2003 में पहली बार में वहाँ टूर्नामेंट, उस्ताद चौधरी फरजंद अली उड़ाया करते थे मरहूम, उनका जो टूर्नामेंट था वो शिफ्ट हुआ था उस्ताद मंसूर जी उनके पास। तो वो मैं पहली बार जो है उनका कप जीता था 2002 में या 3 में शायद। वहाँ पर जो आपने मुकाबलों में हिस्सा कराची का जो, लिया। जी जी जी, नहीं जी मुकाबलों में हिस्सा देखो इलाकाई बेस पर तो जी मैंने 92 से शुरू कर दिया था। जी 92 में हमारे पास जो इलाका था, उस इलाकाई जो टूर्नामेंट्स उड़ाए जाते थे वहाँ हम शौक करते थे।
لیکن باقاعدہ پورا سٹی کا جو کراچی شہر کا شوق ہے وہ میں نے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 2000 سے یا 2001 سے شروع کیا ہے۔ استاد جی آپ نے ایک ایسا ریکارڈ بنایا جس کے چرچے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ تک جا پہنچے، تو وہ اپنے مقابلے کے بارے میں ذرا دوستوں بھائیوں کو ڈیٹیل سے بتائیں کہ وہ مقابلہ آپ نے کس طرح جیتا، آپ کے پاس کون سے پرندے تھے، جو پیٹرن تھا ان پرندوں کا لو فلائر کا، اس بارے میں ذرا دوستوں بھائیوں کو ڈیٹیل سے بتائیں۔ کچھ بھائی ایسے ہیں کہ وہ میسج کر رہے ہیں ساتھ میں فیس بک کے اوپر، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کبوتر پروری جو ہے اس میں کوئی بھی ریکارڈ حرف آخر نہیں ہے، جی ریکارڈ جو ہے بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ تو یہ 2020 کا موسم گرما کا ٹورنامنٹ تھا، اس میں ہم نے بریڈ ہمارے پاس ایک بنی ہوئی تھی ڈولفن کبوتروں کی، جی تو ہم نے ان پہ تھوڑا کام کیا، ان پہ ہم نے تھوڑی محنت کی، پھر وہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹک ہو گیا سسٹم، وہ مسائل بھی آئے خیر۔ تو اس سے پہلے جو ہائیسٹ ریکارڈ تھا کراچی کا 7 دن کا 7 کبوتروں سے، وہ تھا 778 گھنٹے 778۔ تو ٹارگٹ تھا میرا کہ اس ریکارڈ کو توڑنا ہے۔ ریکارڈ کوئی بھی ہو سے آپ اگر ٹارگٹ سمجھ کے اچیو کرنے کی کوشش کریں اور محنت کریں تو اللہ پاک وہ آپ سے کروا دیتا ہے۔ میں 778 کی تعاقب میں تھا، جی ان ڈولفن کبوتروں کو تیار کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں 812 گھنٹے اور 32 منٹ بنا کے وہ ریکارڈ کروایا تھا۔ تو پہلی بار کبوتر پروری کی تاریخ میں 7 کبوتروں سے 7 دن میں موسم گرما میں 800 گھنٹے پلس ہم نے بنائے تھے، جو ریکارڈ بنا تھا۔ اور استاد جی اس میں جو کبوتر شامل تھے وہ تمام آپ کے اپنے گھر کی تھے، آپ کی ڈولفن بریڈ جو کافی عرصے سے چلی آ کبوتر رہی؟ ہم اپنی جو گھر کی بریڈ ہوتی ہے انہیں کو ہم بناتے ہیں، اگر کوئی کبوتر کہیں سے ہم لاتے بھی ہیں تو ان کو اپنے ہی گھر کے کبوتروں میں مکس کر کے ہم اس کو موڈیفائی کرتے ہیں۔ ہم کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں سے اکٹھے کبوتر لا کے اور ڈائریکٹ ان کو جوڑوں میں ڈال کے انہیں کے بچے نہیں اڑاتے، ہم پریفر کرتے ہیں اپنے کبوتروں میں ہی مکسنگ کر کے ان کبوتروں کو بنانے کی۔ استاد جی جو لوگ لو فلائر کا شوق کرنا چاہتے ہیں نئے شوقین حضرات، ان کے لیے ذرا بتائیں کہ اگر وہ کہیں سے چوز کرنے جاتے ہیں پرندہ لو فلائی، تو اس میں وہ کس طرح کریں؟ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ بلڈ کے پیچھے جاتے ہیں، کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ بلڈ کو چیک کرنے کا، تو کچھ لوگ پوائنٹس کے پیچھے جاتے ہیں، تو پرندے کو کن خصوصیات کی بنا پہ سلیکٹ کیا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کبوتر جو ہے خود اپنا استاد ہے، جی کبوتر خود اپنا بتا دیتا ہے کہ مجھ میں کتنی پاور ہے، مجھ میں کتنی طاقت ہے، کتنی ایبلٹی ہے۔ جہاں تک پوائنٹس کی بات رہے گی نا، کبوتر پروری ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ میں سمجھتا ہوں 35-36 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے اس شوق میں، اور تقریباً کوئی 35 سال کے اراؤنڈ جو ہے وہ مجھے کبوتر بازی کا باقاعدہ شوق کرتے ہوئے ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں 5% سے بھی زیادہ کبوتر بازی کو جانتا ہوں، نہ کبوتر کو۔ بعض کا تمام پوائنٹس سے پورا ہوگا کبوتر نہیں اڑتا، تمام پوائنٹس اس کے بالکل ایکوریٹ ہوں گے، آپ اسے جوڑوں میں ڈالیں گے وہ رزلٹ نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلے تو جو نئے شوقین ہیں، جو نئے ساتھی ہیں، ان کے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ اپنے کسی جاننے والے سے ان کے اوڑے ہوئے کبوتر، آپ کے دیکھے بالے ہوئے کبوتر 2 لے لیں، 3 لے لیں، ان سے بنائیں، محنت کریں۔ آپ ایک ہی ساتھ کٹھے 100 کبوتر نہ لا کے ڈالیں، کٹھے کچرا لا کے ڈالیں گے وہ آپ کے 10 سال خراب کر دیں گے۔ 3-4 کبوتر ہوں گے 2 سال میں آپ بنا لیں گے۔ تو دیکھے والے کبوتر لیں، اور اگر فار ایگزامپل آپ نے ویسے چوز کرنے کبوتر سلیکشن کرنی ہے لو فلائر کی، تو کوشش کریں کہ لو فلائر کی جو کبوتر ہیں وہ اسمارٹ باڈی کی، اب جس فار ایگزامپل ہری پور ہے، راولپنڈی، اسلام آباد ہے، یہ گرم علاقے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے ایبٹ آباد کا جو علاقہ ہے، یہاں پر گرمی میں بھی ہائٹ پر موسم ٹھیک رہتا ہے، اور یہاں جو میں پریفر کروں گا نا، یہاں ہائی فلائر کبوتر کو باز کی مار بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ دیکھیں پہاڑ مجھے نظر آ رہے ہیں جی بہت قریب بالکل۔ قریب ہے، یہاں پر ان میں بازوں کا بسیرا ہوگا، وہ جب کبوتر آپ کا کھل کے آسمان سے آ رہا ہوگا تھکا ہوا، تو اس کو کوئی باز بھی لے جائے گا۔ پٹی والا کبوتر ایسا ہے کہ وہ مار کھاتے ہوئے تھوڑا سا، اس کو جب ایک جٹ ملتا ہے نا، 9 10 12 15 کبوتر کٹھے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان میں سے کسی نہ کسی کبوتر کی نظر پڑ جاتی ہے، باز وہ نکل جاتے ہیں، علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں باز جانے کے بعد۔ تو بڑی ہڈی کے کبوتر پسند کریں، سلم باڈی کے ہوں، ہڈی بڑی ہونی چاہیے لیکن کبوتر سلم ہو، نوک اس کی پتلی ہو، پنجے پتلے، ناخن پتلے باریک لمبے، انگلیاں اس کی باریک ہوں، اور اس پیٹرن کے جو ہے وہ کبوتر آپ لوگ سلیکٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پردار کبوتر ہو، ویٹڈ کبوتر نہ ہو۔ پٹی والا کبھی بھاری کبوتر، موٹا کبوتر آپ کا رزلٹ نہیں دے گا۔ اسمارٹ کبوتر آپ لوگ رکھیں تو انشاءاللہ وہ رزلٹ دیں گے۔ استاد جی آنکھ کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے کبوتر بازی میں؟ اکثر لوگ آنکھ سے نسل کا اور اس کی واپسی دیکھیں کا جی، اندازہ آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم ماشاءاللہ 6 بہن بھائی ہیں۔ آپ 6 کی آنکھ کا کلر اور سب چیزیں چینج ہوں گی، لیکن آتے جو ہے نا وہ
नस्ल खानदान तो एक ही है ना। बिल्कुल आंख अल्लाह पाक ने सिर्फ देखने के लिए बनाई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। और कबूतरबाजों के लिए आंख की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि उनकी कीमत अच्छी मिल जाती है। वो डोरे और तारे और सितारे और अंदर वो नुक्ते वुक्ते लोगों को दिखा के ना जी। वो कीमत बढ़ाते हैं अपने कबूतरों की, बाकी उसकी कोई अहमियत नहीं है, बाकी सब ड्रामाबाजी है। ये आंखों के गिर्द घुमाने वाले वो लोग हैं जो सिर्फ अपने घरों से कबूतर बेचते हैं, आम सादा लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लाखों रुपए का कबूतर जो है वो सेल कर रहे होते हैं, वो आंखों को डोरे दिखा के घर लाके जब उड़ाओगे तो इसके आंख में कोई डोरा नहीं है, कोई तेल नहीं है, वो ज्यादा उड़ रहा होगा और डोरे वाले का बच्चा नहीं उड़ रहा होगा। तो ये एक बेईमानी और बेवकूफी का एक रास्ता है। और उस्ताद जी, पेयरिंग करते वक्त कबूतरों के पॉइंट्स को देखा जाता है? देखा जाता है, कोशिश करेंगे सेम स्ट्रक्चर के जो दोनों कबूतरें ना लगाएं जोड़ों में। नर बड़ा है तो मादी थोड़ी छोटी लगा दें, जी। मादी छोटी है तो नर बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। अब अक्सर हमने उस्तादों को देखा, उनकी कोशिश ये होती है कि हम नर बिल्कुल छोटा लें और मादी बड़ी लें। तो ये भी कई लोग इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कामयाब भी हुए हैं। कबूतर की हड्डी में अहमियत रखती है जोड़ा लगाते हुए, उसकी उसका साइज देखा जाता है और उसकी नस्ल पीछे आप जानते हो। अब देखें, कोई किसी किसी भी कबूतर को आप लेंगे तो आपको उसका बैकग्राउंड तो पता होगा ना कि रिजल्ट दे रहा था या नहीं दे रहा था। अक्सर क्या होता है, जो लोग फेयर होते हैं हमारे यहाँ लोग पहले जोड़ के बच्चे हैं बहुत अच्छे उड़े, दूसरे के बहुत अच्छे उड़े, तीसरे में आके जो है वो बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे होते। तो फिर लोग परेशान होते हैं कि जी पहले बहन भाई इसके उड़े हैं अब नहीं उड़ रहे। असल ये कि जोड़ा आपका ठीक है, जोड़ा आपने परफेक्ट पॉइंट देखे थे या नहीं देखे थे, लगा दिया था, बच्चे उड़ा रहा था वो। लेकिन वो उन कबूतरों की जो एज है, जो मेल फीमेल है, नर मादा है, उनकी एज बढ़ चुकी है या उनकी एज की वजह से या उनकी ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग की वजह से उनके अंदर वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे में भी कमजोरियां आती हैं, अंडे में भी कमजोरी आती है, तो बच्चा रिजल्ट नहीं देता। तो कोशिश आप ये करें 2 से 3 जोड़ लें और उसके बाद जो है नर मादी आप अलग करके खड़े रखें, उनकी खिलाई पिलाई करें, फिर 2-3 जोड़ लेके फिर उन्हें अलग कर दें, तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आएगा। उस्ताद जी, आजकल एक पूरी कबूतरबाजी के अंदर पट्टी वाला और टाई फ्लायर का क्रॉस, ये एक बहस छिड़ी हुई है। तमाम लोग कहते हैं जी कि पट्टी वाले कबूतर जो हैं कि वो जब आप क्रॉस करते हैं तो वो आगे से उनका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, लेकिन हम इस चीज़ को आगे से जांच लेते हैं कि ये कबूतर क्रॉस है। तो आया कोई ऐसी चीज़ है जिससे पता चल जाता है कि कबूतर क्रॉस हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस भैंस के बारे में बताता चलूं कि ये भैंस जो है वो बराए भैंस है। जी। इस भैंस में अब कुछ नहीं रखा हुआ। मेरे ख्याल में 99% कबूतर परवर जो पाकिस्तान में शौक कर रहे हैं या 98% कह लें, उनके उनके घरों में उनके इल्म में है या नहीं इल्म है, उनके घर उनकी पट्टी वाला पर आ चुका है उनके कबूतरों में। क्योंकि इतनी इनब्रीड हो चुके हैं कबूतर, इतनी आपस में लोगों ने क्रॉसिंग करवाई है पट्टी वालों और हाई फ्लायर के बीच में, कि वो कबूतर कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और वही एक आम आदमी जो बाजार से खरीद के लाता है, उसको पता भी नहीं होता उसमें पट्टी वाले कबूतरों का पर होता है। वो लाता है जी मैं बाजार से खरीद के लाया था, कबूतर मेरा अच्छा उड़ रहा है। तो इसकी शनाख्त जो है वो अब जाके थोड़ी मुश्किल हो गई है। कबूतर हाथ में पकड़ के कोई नहीं बता सकता कि ये पट्टी वाला है या हाई फ्लायर है, क्योंकि कलर बिल्कुल आप टेडी गोल्डन शक्ल सूरत के पट्टी वाले बन चुके हैं। बॉडी स्ट्रक्चर उनका लोगों ने चेंज कर दिया है। उड़ान में आप देख सकते हैं, उड़ान में जिन कबूतरों का पट्टी वाला पर होगा वो कबूतर चलेगा, लंबा चलेगा, जुट बना के चलेगा, 2-2 मील 3-3 मील चारों तरफ जो है वो कबूतर पट्टी वाला कहते हैं क्योंकि पट्टी मारता है वो ना, जी। पट्टी मारना कहते हैं उसको। वो पैटर्न से पता चलेगा, उसकी उड़ान के पैटर्न से, हाथ में आप उसे नहीं शिनाख्त कर सकते। उस्ताद जी, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो एबटबाग का एरिया, ये बल्कि खिता पटवार है, जो पूरी एक बेल्ट है, आप हर जगह जाते हैं शो की प्रमोशन के लिए, इसमें बहुत से दोस्तों भाइयों के पास परिंदे मौजूद हैं, नाम नहीं लेते। अब आपको भी पता है, आपसे लोग पर्सनली राब्ता करते हैं, आप उन्हें गिफ्ट करते हैं, आपने कभी परिंदे सेल नहीं किए, ये तमाम भाई बखूबी जानते हैं। अगर किसी भाई को नहीं पता, उस्ताद जी ने कभी भी परिंदे सेल नहीं किए। तो उस्ताद जी, ये परिंदे इस बैच में जो लोग क्रॉस कर रहे हैं तो नाम नहीं लेते, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इन परिंदों का। तो पट्टी वाले कबूतरों में ऐसी क्या खसूसियात हैं कि वो हाई फ्लायर में जब वो पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग करने के बाद आगे ज्यादा जो खसूसियात आती हैं बच्चों में, वो पट्टी वालों की आती हैं? देखिए, पट्टी वाला जो कबूतर है एक ताकतवर कबूतर है, जी। मजबूत कबूतर है। सबसे बड़ी चीज उसकी वापसी इतनी स्ट्रांग है, आंधी तूफान का मुकाबला करने की वो सलाहियत रखता है, शदीद से शदीद गर्मी की सख्त बर्दाश्त करने का मुकाबला रखता है वो कबूतर। तो उनकी जो खच्चर तबीयत होना ना, जी। जी। खच्चर तबीयत की वजह से उन कबूतरों की वापसी
اور उनकी कामयाबी यकीनी है, वो सबको पता है। और अगर पट्टी वाला कबूतर इतना अच्छा और इतना मजबूत ना होता तो आज पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरी खलीजी कंट्रीज के अंदर भी लोग कहते हैं कि हलफ उठा के बोलो जी कि इसमें मैंने पट्टी वाला क्रॉस नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने खौफजदा है ना लोग बिल्कुल पट्टी जी। वाले से। तो इस खौफ की वजह से भी नए शौकीन या पुराने शौकीन, उन्हें तजस्सुस पैदा हुआ कि यार ये क्या वजह है कि पट्टी वाला क्रॉस नहीं करने दे रहे। तो उन लोगों ने भी ला ला के पट्टी वाले अपने कबूतरों में डालना शुरू कर दिए। देखिए याद रखना कि हर पट्टी वाला ही बच्चे नहीं उड़ाता, हर पट्टी वाला कबूतर भी आपके पास शाम रात को नहीं बैठेगा। अच्छे कबूतरों, हाई फ्लायर अच्छे कबूतर हो, अच्छे पट्टी वाले हों और मालिक उनका अच्छा हो जो उड़ाना फेंकाना जानता हो उनको। इनकी असल मेहनत जब ये जीरो कली का बच्चा होता है, जब जाल में छोड़ दिया जाता है, जब दाना खाना शुरू करता है, वहां से आपकी मेहनत शुरू होती है। बड़ा करके आप इसको उड़ाएंगे, जाया कर देंगे, फिर आपने इसको दिन को भी लगाना है, रात को भी लगाना है, फिर इसे मेहनत करनी है आपने, इसको आपने बंदी की आदत आदत बनानी है। कई लोग कर रहे हैं खेता पटवार, तो क्या पूरा पंजाब, बलोचिस्तान, जिसका जहां दाव पेच लग रहा है वो कोशिश जी कर रहा है बनाने की, लोग बना रहे हैं और खूब बना रहे हैं। उस्ताद जी, जिस भाई के पास मौजूद हैं, शाम को लाइटों पे उनके परिंदे एक जोट की शक्ल में गठे बैठ रहे हैं, या आजकल आपको पता है हर बंदा समझदार है, कुछ ऐसी मेडिसिन है, ऐसी सुमाल है, देसी नुस्खाजात हैं, कबूतर टूट के बैठ रहे हैं, तीन तीन चार चार की शक्ल में बैठ रहे हैं। तो ये जब से भाइयों ने क्रॉस डाला है तो कबूतरबाजी का ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। अंधेरे की परवाजें, शाम की परवाजें तमाम लोगों की हो गई हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो उस्ताद जी, जो नए शौकीन हज़रात हैं उनके लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि कुछ ऐसी प्रोफेशनल मेडिसिन्स हैं जो वक्त के साथ अभी वक्त की ज़रूरत है, कुछ लोग नहीं भी यूज़ करते, देसी नुस्खाजात यूज़ करते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वक्त के साथ ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? देखें, हमेशा जिद्दत आती है ना हर चीज में। जी आज आप देखें, जमाना था गाड़ियां सुजुकी वगैरह चला करती थी और टोयोटा के पुराने मॉडल थे, आप जदीद आज जदीद तरीन लेटेस्ट किस्म की गाड़ियां चल रही हैं। इस तरीके से कबूतर परवरी के अंदर भी जिद्दत आई है बहुत ज्यादा, उनकी मेडिसिन में भी जिद्दत आई है, उनकी संभाल के तरीकेकार में जिद्दत आई है। और टाइमिंग पहले 12 बजे 1 बजे जो जिस शख्स के कबूतर घर पूरे हो जाते थे वो जीत जाता था। आज 12 1 बजे 2 बजे वालों को पूछता भी नहीं है। आज आपको कबूतर शाम तक जाने चाहिए अगर आपने अपने शहर को जीतना है। तो मेडिसिन में भी बहुत जिद्दत आ गई है। ये कबूतर टूट के बैठना, कबूतर जोड़ के बैठना, बिल्कुल सही पैटर्न बात आपने की। तो हमारी जंग यही है कि ये जो लेवल वाली बात है ना कि जी ये एक तो हलफ उठवाने के हम खिलाफ हैं कि हलफ हलफ ना उठवाओ, लोग क्रॉस करके भी हलफ उठा रहे हैं ना। आप पैटर्न बनाओ अपने, कभी 3 4 घंटे 5 घंटे आसमान डूब के बंद होकर उड़ रहा है कबूतर, उसके बाद नीचे आके बेशक कट्ठा उड़े, जैसा बैठता है उसको बैठने दें आप। सबके लिए एक ही कानून है ना, जी इस तरह की कानून साजी करें। अब ये जो ऐसे कुछ असतदा कराम है कि जो जीतने की सलाहियत भी नहीं रखते, जीत सकते भी नहीं है, उनके कबूतर बिक्रे जरूर हैं, जी तो वो इस तरह की कानून साजी नहीं करना दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी छत से कबूतर जाता है सुबह 5 बजे, आप उड़ाते हो 12 बजे 1 बजे तक वो कबूतर आपका आसमान बंद है वो, जी उसके बाद वो खुल के अगर आ रहा है, अगर 4 कबूतर इकट्ठे आ रहे हैं, 6 इकट्ठे आ रहे हैं, तो आप लोगों का तो इलाका ऐसा है, यहाँ तो अक्सर ठंड पड़ जाती है। जी यहाँ जेठ में भी मैंने देखा अक्सर मौसम ऐसा ठंडा हो जाता है, पहाड़ी इलाका है, हाइट पर है, काफी ज्यादा ऑलरेडी काफी हाइट पर है, फिर कबूतर अपनी हाइट जब लेता है तो ऊपर ही मौसम ज्यादा ठंडा हो जाता है। जी तो आप लोग पैटर्न चेंज करके अपने यहाँ की कानून साजी करें। देखो आप वैसे भी पंजाब कप में तो केपीके की छतें नहीं जाती ना, जी इस बेल्ट की, पठवार की जी या नहीं, इधर से नहीं एबटाबाद जाती। या मानसेरा और इस तरफ की छतें नहीं जाती। आप लोग अपनी शनाख्त बनाएं, अपनी कबूतरबाजी करें, अपना ट्रेंड बनाएं। आप लोग जब तक दूसरों के पीछे लगे रहेंगे ना, उन्होंने अपने मौसम के हिसाब से कानून साजी की हुई है, उन्होंने अपने लिए कानून साजी, मैं नहीं कहता बुरी कानून साजी, ठीक की हुई है उन्होंने। आप अपने कानून के अकॉर्डिंग, अपने मौसम के हिसाब से आप अपना ट्रेंड बनाएं, अपनी कानून साजी करें। अगर आप लोगों ने शौक करना है, अगर आपका उस्ताद गुजरात में बैठा हुआ है, लाहौर में बैठा हुआ है या पिपला में बैठा हुआ है, तो आप अपने उस्ताद को फॉलो करके यहाँ नहीं जीत सकते हो। यहाँ आपको यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग परिंदा बनाना पड़ेगा, यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ के हिसाब से अपना कानून बनाना पड़ेगा, अगर आप शौक करना चाहते हो तो। वरना बाजों को खिलाते रहोगे और जाया करते रहोगे। जी उस्ताद जी, बहुत अच्छी बात आपने की है। तमाम भाई उस्ताद जी की बातों को फॉलो करें, जो नए शौकीन हज़रात हैं। देखें, अक्सर लोगों के जो टीचर्स होते हैं, उस्ताद इकराम होते हैं, वो एबटाबाद से नहीं है, या इस बेल्ट में जो पटवार की पट्टी है बाहर से हैं, उनके पास जो ब्रीड्स हैं वो बाहर के इलाकों से लेके आते हैं। उस्ताद जी के कहने का ये मकसद है, परिंदा कोई भी बुरा नहीं होता, वो इधर उस तरह की परफॉर्मेंस तब नहीं देते, इधर की एनवायरनमेंट माहौल जरा चेंज है। तो अपने इलाके से इलाके के हिसाब से आप लोग परिंदे बनाएं, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल चेंज होगा। उस्ताद जी के कहने का ये मकसद था। उस्ताद जी, अगर कबूतर दुराने प्रवास अपना
वापसी पे जब आता है, शाम की परवाज दे के आता है या दिन को आता है, तो एक जो फिट कबूतर है उसकी क्या निशानी होती है? कबूतर को वापसी पे जाल पे जब बैठता है वापस आते ही पानी पे आना चाहिए या दाने पे नहीं, आना पानी चाहिए? पर अगर कबूतर आएगा ना, इसका मतलब है कि आपका कबूतर फिट भी नहीं है और मालिक भी उसका फिट नहीं है, उसने कबूतर को गलत करके छोड़ा है। जी, कबूतर वापस आके भूख मनाए, दाना मांगे, बादाम मांगे, दाना मांगे, इसका मतलब है कबूतर परफेक्ट है। वो कबूतर को असल में भूखा होके ही बैठना चाहिए, थक के कबूतर को नहीं बैठना चाहिए। अगर कबूतर आपका थक के बैठ गया ना, जी, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस कबूतर की फिरते ही सही नहीं दी हुई, आपने उसकी खिदमत ठीक नहीं की हुई, थका कैसे वो आपसे। जी। तो कबूतर को दाने पर आना चाहिए, पानी पर नहीं आना चाहिए कभी भी। और उस्ताद जी, कबूतर अगर पोर जाम कर ले दौरान प्रवास गर्मी के अंदर, हम्म तो पहले भी आप बता चुके हैं कई दफा, उसके लिए कोई ऐसी चीज बता दें। लेकिन दौरान परवाज ऐसा होता है कि दौरान परवाज से आपकी क्या मुराद, यानी उड़ता हुआ जो कबूतर आसमान में उड़ता हुआ आसमां नहीं किया कबूतर उसने। अक्सर इस तरह से होता है, कई भाइयों के कबूतर वापस आते हैं जाल पे आके ऐसे फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट होने के बाद जब उन्हें वो पानी देते हैं कबूतर पानी रोक लेता है, उसके बाद वो पानी भी नहीं चलाता और परिंदा एक्सपायर हो जाता है उन भाइयों से। देखें, उसमें तो सबसे पहले ये देखा जाए कि सुबह जाते हुए इसको कोई खुराक तो नहीं दी गई, जी, क्योंकि अक्सर मौसम अगर गर्म है या आसमान में ऑक्सीजन की कमी है, आप लोग बैठे हुए बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर, जी, और जब कबूतर आपका मजीद हाइट पर जाता है तो ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी गिर जाता है। तो ऐसे में अगर कबूतर के पोटे में खुराक है और गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है उस दिन, तो वो कबूतर खराब होकर बैठेगा। खराब होकर जब बैठेगा, अपने पर फैलाए हुए होंगे, पोटा उसका रुका हुआ होगा, आप उसको पानी देने की कोशिश करेंगे, पानी हजम नहीं करेगा और वो न दाना उठाएगा न पानी उठाएगा, और वो अगले दिन कबूतर मर जाएगा, या सेम डे भी लोगों के कबूतर मरे। तो ऐसे कबूतर को वापसी में अच्छे तरीके से उसको साफ ठंडे पानी से उसके पाँव वगैरह साफ करके उसको ठंडे पानी से पोटा वॉश करें आप। बिल्कुल पोटा उसका क्लियर करने के बाद उसको आप साफ सी जगह पर रखें। और इस तरह के कबूतर को आपने, अगर वो खुद पानी पर आ रहा है, तो उसको आपने पानी उस वक्त तक नहीं देना जब तक कि उसका जो साफ अंदर से पोटा साफ ना हो जाए। जी, तो कई उस्ताद हैं जो मोड़ बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, कई उस्ताद हैं या कई शागिर्द ऐसे हैं जिन्हें कोई मोड़ वगैरह का पता नहीं होता, तो उनके लिए अर्जेंट जो फार्मूला है वो ये है कि एक कबूतर के लिए एक बाजरे के दाने, एक चावल के दाने के बराबर कुश्ता जवार मोरा, और एक चने के दाने के बराबर खमीरा मरवरीत, और 1 सीसी गुलाब का अर्क, उसमें 5-6 सीसी सादा पानी मिला के उसको आप डिजोल्व कर लें। जब डिजोल्व हो जाए तो आपने वापसी में सिरिंज से वो पानी दे देना है उस कबूतर को। उस कबूतर को आपने ठंडी जगह पे रखना है। अब जब घंटा आधा घंटा गुजरेगा वो उस पानी को हजम करेगा, ज्वार मोरा, और क्योंकि उसको आपने अंदर से ठंडा किया है, जी, तो उस पानी को हजम करेगा वो। हजम करने के बाद उसके आगे पानी रखें आप किसी ऐसी प्लेट में कि चोंच भर के ना पिए पानी, साइड साइड से क्रॉस करके, यानी मुश्किल मुश्किल से पानी पिए वो। उसके जिस्म का आप पानी पूरा कर दें, और उस कबूतर की जो बचने के चांसेस है वो 80-90% तक पहुंच चुके हैं। अब उसको कभी भी ना उसके हलक में आपने गोलियां नहीं उतारनी, बादाम उसको आपने नहीं देने। बादाम उस वक्त देने हैं जब वो भाग के खुराक के पीछे आए खुद, जब वो खुराक के पीछे आए भाग के, तो पोटा भर के उसको आपने खुराक नहीं देनी, कम खुराक दें कि वो सुबह तक अपनी खुराक को नेक्स्ट डे तक चला ले। उसके बाद सुबह आप उसको खुल के खुराक दे दें, कबूतर इंशाल्लाह आपका ज़ाया नहीं होगा, कबूतर परफेक्ट होकर बैठेगा। फिर दोबारा उड़ान लेनी तो गर्म करके आप उसे उड़ाएं, क्योंकि आपने पहले उसे ठंडा कर चुके हैं। उस्ताद जी, ये बादाम अक्सर लोग बॉयल करके देते हैं, जी कुछ जी। लोग भिगो के देते हैं, तो ये दोनों तरीके ठीक हैं या आप क्या कहना चाहते हैं जो इस नमी वाला मौसम है इधर एबटाबाद में, बादाम देने का सही तरीका कार क्या है, किस तरह देने चाहिए? देखें, बादाम कोशिश ये करें कि उसको पानी में भिगो के उसका छिलका नरम करें। जी, उसको पकाने से या उसको बॉयल करने से उसकी तासीर में काफ़ी सारी चीज़ों की कमी आ जाती है। उसे आप पानी में भिगोएं, 12 से 15 घंटे उसे आप पानी में भिगो के रखें, उसके बाद छिलका नरम हो जाता है, उतार के आप उसको दें। ठीक है उस्ताद जी, कबूतरबाजी के हवाले से अगर आप जितने भी शौकीन हजरात हैं पूरी दुनिया के आपके फॉलोअर हैं, आप लोग आपको फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, उस हवाले से कोई मैसेज देना चाहें या इधर एबटाबाद की कबूतरबाजी के हवाले से इधर आपका आना जाना होता है तो? देखें, एबटाबाद और जहाँ कहीं भी वीडियो को देखा जा रहा है, वो चीज़ अपने जहन में रखें कि अपने मुखालफिन की इज्जत करें। आपका मुखालिफ है तो आपका दुनिया में नाम है। आज अगर हमें कोई जानता है तो हमारे मुखालफिन है ना, अगर मुखालिफ ही कोई ना हो किसके साथ उड़ाएंगे, कैसे नाम बनाएंगे, ये 800 घंटे कहाँ से बनाएंगे। तो कोशिश ये करें कि मुखालफिन की इज्जत करें, इंशाल्लाह शौक बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। दोस्तों भाइयों, आपने वीडियो पूरी देखनी है और कमेंट सेक्शन में जाके अच्छा चलिए सा जी, कमेंट बाबा। जरूर करना है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।